हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन लेक्चर है, जिसके अंदर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, रैपिड रिवीजन सीरीज। तो इस रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर हम पिछले एक साल के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिन कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स का जो कोरिलेशन है या जो रिलेवेंस है वो आपको कंटिन्यूस पिछले 2-3 साल से देखने के लिए मिलता है। तो उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर। ये हमारा सेकंड पार्ट है रैपिड रिवीजन सीरीज का, जो पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए हमने स्टार्ट की है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने जो रिसेंटली ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो, ओबीसी को यहाँ पे सब कैटेगराइज करना हो, उसके बारे में जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 340 को भी हमने देखा। फिर हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया उसको हमने वहाँ पे देखा। ईडब्ल्यूएस केस के बारे में देखा कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो 1971 के कैसे कोई कमेटी की रिकमेंडेशन पे आता है। हमने देखा कि जो इंदिरा साहनी केस है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इंदिरा साहनी केस के द्वारा जो कैपिंग है वो लगाई गई थी। फिर ओबीसी रिजर्वेशन इन द जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उसके अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन देने की बात की गई, तो उसके अंदर जो ट्रिपल टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था और भी जो डिफरेंट प्रोविज़न है, जैसे कि आप देखिए कि हेट स्पीच का जो प्रोविज़न है उसको हमने डिस्कस किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि गोवा नाम का जो स्टेट है वो ओनली स्टेट है इंडिया के अंदर जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 44 है अंडर द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहाँ पे बताता है। तो उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर आपने हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको विजिट कीजिए, उसको वहाँ पे रिवाइज कीजिए। मल्टीपल टाइम्स आप एग्ज़ाम से पहले अगर इनको रिवाइज करोगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर याद रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट टाइम आप जब वीडियो को देखो तो नॉर्मल स्पीड के अंदर आप इनको देखिए, बट जब आप सेकंड एंड थर्ड रिवीजन के लिए या 4 या 5 रिवीजन के लिए जब आओ तो इनको 1.5 की स्पीड के साथ में आप देख सकते हो इन वीडियोज़ को। तो स्टूडेंट्स, आज पार्ट सेकंड है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट सेकंड के अंदर जो हम इम्पोर्टेंट जो सिविल सर्विस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन सब के बारे में जो पॉलिटी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमारा अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में है। स्टूडेंट्स, ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है आपको पिछले 2-3 साल से न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। समय समय पे हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसे लगाया गया है। कुछ ऐसे सिटीज़ जिनकी जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसको लगाने की जो बात है वो की गई है। आप देखिए कि इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के अंदर 2020 के अंदर देखा था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो लखनऊ एंड नोएडा की जो जगह हैं वहाँ उन सिटीज़ के अंदर देखा। और प्रेजेंट समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो वाराणसी हैं और कानपुर हैं उसके अंदर भी जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है उसको लगाने की बात की गई है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आपको मुंबई के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो मुंबई के होते हैं उस पोस्ट को, उस पोजीशन को मोस्ट पावरफुल माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिटीज़ के अंदर इसको क्यों लगाया गया है। ऐसी हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर इनको लगाने की क्यों ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे जो माइग्रेशन है, सिटीज़ के लिए जो माइग्रेशन है वो स्टार्ट हुआ है। 2011 का जो हमारा सेंसस है वो बोलता है कि 31% के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन है
वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहा करती है, अर्बन एरियाज़ के अंदर रिजाइड करती है। अगर हम बात करें कि हमारे अगर प्रेजेंट जो सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा, उस सेंसस के जब डाटाज बाहर आएंगे तो आपको ये नंबर है मोर देन 35 के आसपास देखने के लिए मिलेगा कि हमारे कंट्री की जो 35% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। उसके बिहाइंड में रीजन ये भी है कि अर्बन्स बेसिकली जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी एक कंट्री की भी इकोनॉमी की ये बेसिकली ग्रोथ इंजन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो सर्विस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो या वो डिफरेंट सर्विस हो, जो ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको सिटीज़ के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो हमारी जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे एकदम से उनके अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में। रिलीजियस एंड बेटर पुलिसिंग सिस्टम है वो ज़रूरी भी है इन सिटीज़ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करना भी ज़रूरी है इन सिटीज़ के अंदर। और सिटीज़ जो कि ग्रोथ इंजन भी हैं इकोनॉमी का, किसी भी एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की, तो ये ऐसे उन सिटीज़ के अंदर लगाया जाता है जहाँ पे जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ऊपर आपको देखने के लिए मिले। वहाँ पे उन सिटीज़ को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है एज पर द रूल्स ऑफ द CRPC, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट को, और उसके बाद में वहाँ पे जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसको इम्पोज किया जाएगा। हम यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट समय में जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो ड्यूल कमांड सिस्टम चलता है और जो प्रेजेंट में जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, कैसे ये दो एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ड्यूल कमांड सेंटर की, तो ड्यूल कमांड सेंटर के अंदर आपको दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं जो आपको हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो SP हैं, जो आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करोगे तो ये पोस्ट सबसे पावरफुल पोस्ट होती हैं जब भी आप अपने कैरियर के अंदर होते हो। आफ्टर द 3-4 ईयर्स या 2-3 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद में आपको इन पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। अगर आप IPS हो तो आपको SP अपॉइंट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे IAS हो तो आपको जो DM की जो हाईएस्ट पावरफुल पोस्ट है उसके रूप में आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो ड्यूल कमांड सिस्टम है, इस ड्यूल कमांड सिस्टम के अंदर डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं DM और SP। यहाँ पे ड्यूल कमांड सिस्टम के अंदर दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ में वर्क करते हैं। यहाँ पे पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। DM के द्वारा यहाँ पे समय समय पे जो बहुत सारे जो रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वारंट इश्यू करना, लाइसेंस बनाना, लाइसेंस को रेगुलेट करना, ये सब पावर्स आपको यहाँ पे DM के हाथ में देखने के लिए मिलती हैं। पुलिस जो यहाँ पे ऑफिसर होते हैं उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। पुलिस मोर अकाउंटेबल यहाँ पे DM को आपको देखने के लिए मिलती है। इवन काफ़ी बार तो ऐसा, काफ़ी स्टेट्स के अंदर तो ऐसा भी बताया जाता है कि जो ACR है वो भी यहाँ पे DM के द्वारा ही डिसाइड की जाती है पुलिस ऑफिसर्स की। तो पुलिस मोर अकाउंटेबल यहाँ पे DM को होते हैं किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो ये हमारा ड्यूल कमांड सिस्टम है जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की, तो स्टूडेंट जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है जो प्रेजेंट समय में कुछ सिटीज़ के अंदर लगाया गया है हमारे कंट्री में, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो यहाँ पे एक यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर को यहाँ पे हेड करेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे अकाउंटेबल होंगे, उनको ही डायरेक्टली अपना जो रिस्पॉन्स है वो वहाँ पे दर्ज करवाएंगे, उनको ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। पुलिस ऑफिसर विदाउट द कंसेंट ऑफ द DM यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर में जो 144 सेक्शन है CRPC का उसको लगा सकते हैं। धारा 144 जिसे बोलते हैं, वो धारा 144 लगाई जा सकती है जो बेसिकली किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए
या वहाँ पे कोई भी वायलेंस की एक्टिविटी है तो उसको रोकने के लिए लगाई जाती है। ड्यूल कमांड सेंटर के अंदर आपको जो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का, ये विद द कंसेंट ऑफ द डीएम के साथ ही लगाई जा सकती है। डीएम के ऑर्डर्स के बाद में ही इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर आपको जो प्रिवेंटिव अरेस्ट की जो यहाँ पे पावर है वो भी पुलिस ऑफिसर्स को दे दी गई है कि पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे जो प्रिवेंटिव अरेस्ट है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो पुनेटिव एंड द प्रिवेंटिव जो अरेस्ट है उसके रिगार्डिंग में हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो फंडामेंटल राइट के उस आर्टिकल के बारे में ज़रूर बताना जो अरेस्ट के बारे में बात करता है। वहाँ पे प्रिवेंटिव अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो उस आर्टिकल के बारे में आप ज़रूर से बताना। स्टूडेंट्स, पुलिस कमांड सेंटर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि मोर देन 10 लाख के पास उस सिटी की पॉपुलेशन होनी चाहिए। वहीं पे ही इस पुलिस कमांड सेंटर को या पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है वो वहाँ पे उन सिटीज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आपको 2-3 बातें और पुलिस के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। पुलिस के अंदर हमारी जो पुलिसिंग कॉन्सेप्ट, पुलिसिंग सिस्टम है, उस पुलिसिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सन है प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह काफ़ी सालों से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी सारे जो केस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रकाश सिंह केस है, तो प्रकाश सिंह एक्स हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के ही ऑफिसर है। उनके द्वारा समय समय पे केस किए गए हैं। इसके अलावा 2006 का इनका केस है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं कि एक एसपी जो है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का, उसका जो मिनिमम पोस्टिंग है वो 2 साल होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट कर सकें, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा आप देखिए कि जो एसएचओ हैं, किसी भी एक स्टेशन के हेड ऑफिसर जो होते हैं, थाने के जो हेड ऑफिसर होते हैं, एसएचओ एंड डीजीपी हैं, उनकी भी 2 साल का सिस्टम होना चाहिए। पुलिस के अगेंस्ट में अगर कोई यहाँ पे शिकायत है तो उसके भी यहाँ पे सेंटर्स हैं, उसको ओपन किया जाए। पुलिस का जो आर्म्स हैं, पुलिस के जो वेपन्स हैं वो आउटडेटेड ना हों, उनको यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने जो 26/11 का जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था मुंबई के अंदर 2008 के समय में, उस समय में हमने देखा था कि जो इनिशियल जो फर्स्ट समय जो अटैक को जिनके द्वारा हैंडल किया गया था वो मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के द्वारा हैंडल किया गया था। तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि कैसे आउटडेटेड वेपन्स होने की वजह से जो 303 का जो उनको वेपन दिया जाता है तो उसको वो इनिशियल समय में उसको फेस नहीं कर पाए, उस समय में जो टेररिस्ट के जो अटैक्स हैं। तो ये पुलिस सिस्टम के बारे में हमने देखा कि प्रकाश सिंह केस है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा एक स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनके द्वारा दिया गया है कि हमारी जो पुलिस है वो यहाँ पे स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए। अब ये स्मार्ट पुलिस किस तरीके से होनी चाहिए? पुलिस शुड बी द सेंसिटिव, मोबिलाइज होनी चाहिए, अलर्टिव होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ उनका जो कोरिलेशन है वो देखने के लिए मिले। क्योंकि प्रेजेंट समय में जिस तरीके से जो क्राइम है वो इंक्रीज हुए हैं, टेक्नोलॉजी लेड जो क्राइम है, टेक्नोलॉजी का जो यूज करते हुए जो क्राइम है, तो उनको अगर यहाँ पे कैप्चर करना है, जैसे आप देखें कि जो साइबर क्राइम है, जो फिशिंग की एक्टिविटी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि जो झारखंड नाम का जो स्टेट है उसके अंदर एक जगह है जामतारा नाम की जो जगह है, जामतारा के अंदर जो साइबर फ्रॉड के काफ़ी सारे जो केसेस हैं, एक वेब सीरीज भी बनाई गई है उसके ऊपर में। तो जामतारा के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पुलिस को जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा के अंदर एक रीजन है, मेवात का रीजन। उस मेवात के रीजन के अंदर भी काफ़ी सारे जो साइबर फ्रॉड जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है कि किस तरीके से साइबर वे में लोगों को ठगी की जाती है, उनका पैसा जो निकाल लिया जाता है, तो वो भी आपको वहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। तो पुलिस को यहाँ पे टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा
स्मार्ट जो पुलिसिंग है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही 2014 के समय में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया कि जो डीजीपी हैं हमारे कंप्लीट जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो डीजीपी हैं उन डीजीपीज़ की यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी। पहले वो मीटिंग आपको दिल्ली के अंदर ही देखने के लिए मिलती थी। उसके बाद में हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डिसीजन के बाद में उसका अलग अलग लोकेशंस पे जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे वो सबसे पहले रण ऑफ कच्छ के अंदर जो कच्छ रीजन है वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करवाया, फिर गुवाहाटी के अंदर, फिर चंडीगढ़ के अंदर। तो ऐसे आपको जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे भी ये लिटिल बिट चेंज है वो किया गया है पुलिसिंग सिस्टम के अंदर में। अगर थर्ड इम्पोर्टेंट बात करें हम पुलिसिंग सिस्टम के बारे में तो आपको देखने के लिए मिलता है डीजीपी का अपॉइंटमेंट। डीजीपी अपॉइंटमेंट क्या है? जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं किसी भी एक स्टेट के, पुलिसिंग आपको जो पुलिस सब्जेक्ट है, पुलिस एक स्टेट का स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पुलिसिंग जो सब्जेक्ट है। बट 2018 के समय में हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया कि यहाँ पे हर एक स्टेट यहाँ पे अपनी एक लिस्ट बना के सेंड करेगा कि स्टेट की जो लिस्ट है 5 लोगों की लिस्ट होगी। स्टेट की इन लिस्ट में जो 5 लोग हैं इनका यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा और यूपीएससी के द्वारा जो 3 लोग हैं वो बताए जाएंगे कि ये 3 लोग बेसिकली एलिजिबल हैं आपके यहाँ पे डीजीपी अपॉइंट करने के लिए और आप यहाँ पे जो डीजीपी है उसको 3 में से किसी एक को अपॉइंट कर सकते हो। तो यूपीएससी के द्वारा जो डीजीपीज़ हैं उनके भी इंटरव्यू यहाँ पे लिए जाते हैं जो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर किसी भी एक स्टेट के डीजीपी अपॉइंट करने की जो एलिजिबिलिटी हैं वो रखते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स उनके बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा इसका जो क्रिटिसिज्म है वो भी देखने के लिए मिलता है कि कैसे एक सेंटर की जो बॉडी है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके द्वारा डिसाइड किया जा सकता है कि हमारे यहाँ पे जो डीजीपी है वो किसको अपॉइंट किया जाए। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी तो उसके बाद में आपको जो प्रेजेंट समय में हर एक स्टेट के अंदर डीजीपी का अपॉइंटमेंट है वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस की एक बात है, ग्रे हाउंड्स नाम की एक पुलिस है जो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये वहाँ पे नक्सलिज्म को डील करने के लिए के.एस. व्यास नाम के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो के.एस. व्यास सर के द्वारा इस ग्रे हाउंड को यहाँ पे डेवलप किया गया था आंध्र प्रदेश के पुलिसिंग सिस्टम के अंदर में। इसके अलावा आपको जो बस्तर बटालियन है, काफ़ी सारी ऐसी जो पुलिसिंग्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को डील करने के लिए उनको बनाया गया स्पेशल हमारी जो पुलिस है उसी के अंदर से ही। जैसे काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर आपको एटीएस देखने के लिए मिलती है जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, काफ़ी सारी जगह पे उसको डिफरेंट नेम से उसको बुलाया जाता है। तो ये कुछ पुलिसिंग सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स हैं या जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है एक ओनली ऐसी मिनिस्ट्री है जो हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा ऑटोमेटिकली हेड की जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है इसी के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में ही आता है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और जिस डीओपीटी के द्वारा आपका जो अपॉइंटमेंट जब सिविल सर्विस के अंदर होगा तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो इसी के द्वारा कंडक्ट की जाएंगी लाबासना के अंदर में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है उसके द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है उसे लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म का नाम है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे सिविल सर्विस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक स्टैंडर्ड हो, उसका एक नेशनल स्टैंडर्ड हो, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब सिविल सर्विस तो सभी जो सर्विस हैं वो सिविल सर्विस का ही पार्ट हैं। इंडियन रेलवे एंड रेलवे का जो सर्विस है, इसके अलावा आप देखें इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, ये सभी सिविल सर्विस का ही पार्ट हैं। जिसके अंदर जो टॉप पोस्ट हैं वो आपको आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस देखने के लिए मिलती हैं।
तो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनका एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाने की बात की गई। और इस जो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के हेडक्वार्टर के अंदर में। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का जो प्लेस है उसी के उसको हेडक्वार्टर है वो बनाया गया है। तो ये इसमें क्या देखने के लिए आपको मिलेगा, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसके अंदर यहाँ पे एक मॉडल है, यूनिक मॉडल है, उसको क्रिएट किया गया है। हमारे जो सिविल सर्विस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक मॉडल है, उसको क्रिएट किया गया है। तो भारत ऐसा पहला कंट्री बना है जिसके अंदर में सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग है उसके लिए रिगार्डिंग में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। अब इस नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, इसको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के हेडक्वार्टर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन आपको देखने के लिए मिलता है कि 2021 के समय उसको इस्टेब्लिश किया गया थ्रू द गजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू। 3 इसके मेंबर होते हैं और एक यहाँ पे इसका जो सेक्रेटरीट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा जो सेक्रेटरीट है वो हेड किया जाएगा। कोई भी एक पर्सन है जो जॉइंट सेक्रेटरी रखने की जो एलिजिबिलिटी है या जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं तो उसको द्वारा यहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का जो सेक्रेटरीट है उसको हेड किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है कि एनुअल जो हमारी सिविल सर्विस का क्या स्टेट है, क्या स्टेटस है, उसके रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट है वो इनके द्वारा निकाली जाती है कि एनुअल स्टेट सिविल सर्विस जो रिपोर्ट है वो इनके द्वारा निकाली जाती है। एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है वो चलाए जाते हैं जिससे सिविल सर्विस को यहाँ पे रिफॉर्म किया जा सके। रूल बेस्ड जो सर्विस है उससे यहाँ पे रोल बेस्ड सर्विस के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो सिविल सर्विस डे है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो आपको सिविल सर्विस डे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल का जो दिन है उस दिन को सिविल सर्विस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा सिविल सर्विस को की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म्स हैं वो लिए गए हैं, उन सब के बारे में अगर हम बात करें, सिविल सर्विस को कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए मिशन कर्मयोगी है उसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 2020 के समय में। और उसी मिशन कर्मयोगी के थ्रू आपको एक आईगोट प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, वो देखने के लिए मिलता है। इसका मेन एम यही था मिशन कर्मयोगी का। आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में पता होना चाहिए कि पूछा जा सकता है कि जो मिशन कर्मयोगी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सिविल सर्विस के कैपेसिटी बिल्डिंग के रिलेटेड है। यहाँ पे हमको फ्यूचर के अंदर ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिलें जो डोमेन एक्सपर्ट हों, उनका यहाँ पे सर्विस के रिगार्डिंग में जो राइट एटीट्यूड है वो देखने के लिए मिले और स्किल और नॉलेज उनके अंदर भरपूर हो किसी भी एक डोमेन के रिगार्डिंग में, या कैसे उस यहाँ पे जो लोगों को जो सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है। तो रूल बेस ना हो के रोल बेस सिविल सर्विस है वो देखने के लिए मिले। एक आरंभ इनिशिएटिव है वो भी लॉन्च किया गया है। जो सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग की जाती है उसके अंदर जो कॉमन यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स है वो आपको देखने के लिए मिले। जैसे आप देखिए जब आप सिलेक्ट होते हो तो कुछ दिनों के लिए 3 से 4 महीने के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो चलाया जाता है लाबासना के अंदर में, मसूरी के अंदर। तो वहाँ पे वो फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो सभी सर्विस के जो लोग हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स है जो सिविल सर्विस ट्रेनिंग के अंदर देखने के लिए मिले, उसके लिए जो आरंभ इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया। आपको समय समय पे जो लेटरल एंट्री है उसके बारे में भी देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो लेटरल एंट्री से रिगार्डिंग में जो पोस्ट है वो निकाली जाती हैं। इसके अंदर आपको डायरेक्टली जो एंट्री है वो दी जाती है किसी भी एक डोमेन के अगर कोई एक्सपर्ट हैं तो उन लोगों को। लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो कमेटीज़ हैं जिनके द्वारा लेटरल एंट्री को पहले रिकमेंड किया गया था, तो वो हैं सुरेंद्र नाथ कमेटी हैं, सुरेंद्र नाथ कमेटी। इसके अलावा होटा कमेटी। तो ये 2 कमेटीज़ का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए कि होटा कमेटी और सुरेंद्र नाथ कमेटी के द्वारा
लेटरल एंट्री के अंदर डोमेन बेस एक्सपर्ट जो हैं उनका यहाँ पे एंट्री की बात की गई कि बैकडोर के थ्रू उनको एंट्री दी जाए जो डोमेन के एक्सपर्ट हों और यहाँ पे हमारे सिविल सर्विस के सेक्टर के अंदर यहाँ पे रिफॉर्म कर सकें, क्योंकि जर्नलिस्टिक जो एक थ्योरी है वो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में या हमारी जो ऑल इंडिया सर्विस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने में जो राज्यसभा का क्या इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में भी। तो आप देखिए कि आर्टिकल हमारा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अंदर आपको जो ऑल इंडिया सर्विस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। हमारी जो ऑल इंडिया सर्विस है उसको यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 312 के अंदर में। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 जो है आर्टिकल 315 से लेकर और 323 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको बताते हैं। यहाँ पे ये दोनों इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनके द्वारा यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर आपको एक आर्टिकल और है जो आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 311 311। अब ये आर्टिकल 311 क्या है? 311 के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा 311 के थ्रू जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसको यहाँ से सर्विस से निकालना है कि उसके द्वारा कुछ अगेंस्ट द कंट्री कुछ डिसलॉयल्टी है वो शो की गई है। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक स्कूल टीचर के अगेंस्ट में इसको लगाया गया था आर्टिकल 311 को। 311 को यूज़ किया गया कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर थे उनके द्वारा जो टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पे जो शरण है जो उनको जगह है वो दी गई थी, तो इस वजह से 311 के थ्रू उनको डिबार्ड किया गया था गवर्नमेंट सर्विस से। यहाँ पे आपको राज्यसभा का रोल पता होना चाहिए कि राज्यसभा को क्या एक स्पेशल पावर है, दो स्पेशल पावर राज्यसभा को हैं हमारे यहाँ पे, लोकसभा से डिफरेंट जो स्पेशल पावर हैं। एक तो राज्यसभा जो ऑल इंडिया सर्विस है उसको क्रिएट कर सकता है, राज्यसभा के पास पावर है किसी भी एक सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की। और सेकंड इम्पोर्टेंट पावर है अगर कोई स्टेट्स हैं, स्टेट के अंदर जो स्टेट डोमेन के जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर कानून बनाने का जो लॉ बनाने का जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास आपको देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 249 के अंडर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं जो हमने इनको डिस्कस किया आर्टिकल्स को। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के बारे में है। ये मेघालय का एक इम्पोर्टेंट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है जिस प्रोजेक्ट को यहाँ पे यूएन की जो वर्ल्ड समिट है ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी की जो वर्ल्ड समिट है यूएन की, उसके द्वारा इसको जो अवार्ड है वो दिया गया है। इस मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का मेन एम यही था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर जो गवर्नमेंट की जो सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाया जा सके और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो आपको रूल के अंदर देखने के लिए मिले, गवर्नेंस के अंदर उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिले। राज्य मेघालय के द्वारा यहाँ पे टारगेट ये है कि मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को यूज करते हुए एक हाई इनकम स्टेट के रूप में अपने आप को डेवलप करे, हाई इनकम स्टेट के रूप में 2030 तक में। इस मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर पावर को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में या सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मेघालय के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए, सोशल ऑडिट के बारे में। सोशल ऑडिट को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना है हमारे कंट्री के अंदर में। 2017 के समय में जो सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था मेघालय के द्वारा ही। तो ये आपको 2017 के समय देखने के लिए मिलता है।
सोशल ऑडिट जो एमजी नरेगा हैं उसके थ्रू इसको यूज़ किया गया था कि सोशल ऑडिट के अंदर बेसिकली लोगों से वहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा और कंसल्ट करने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट का जो पैसा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सोशल ऑडिट के थ्रू। ग्राम सभा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे ग्राम सभा के अंदर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक वन ऑफ द टूल है हमारे कंट्री के अंदर। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में देखने के लिए मिलती है कि हम बेसिकली लोगों के द्वारा किसी एक पर्सन को एक एरिया के अंदर, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको चूज़ किया जाता है। वो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर पहुंचता है या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पहुंचता है और वहाँ पे जो लोगों की जो आवाज़ है उसको उठाता है उसके द्वारा। तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है। ये सब आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके एक टूल्स के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के अंदर आपको ग्राम सभा एक कॉन्सेप्ट है। सोशल ऑडिट बेसिकली ग्राम सभा के द्वारा ही डन किया जाता है। जो मेघालय पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर जिसके द्वारा सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाया गया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इससे पहले आप देखिए कि मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्यों न्यूज़ के अंदर में था कि इसको बेसिकली यूएन की जो वर्ल्ड समिट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी की, उस यूएन की वर्ल्ड समिट के अंदर इसको जो अवार्ड है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवार्ड दिया गया मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के रिगार्डिंग में है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि जो इंटरनेट है उसको ओपन रखना है, उसको फ्री रखना है और उसको जो न्यूट्रल है वो भी रखना है। 2-3 साल पहले एक इंटरनेट न्यूट्रलिटी का एक कॉन्सेप्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है जो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के रिगार्डिंग में है। अराउंड 60 कंट्रीज़ के द्वारा इस डिक्लेरेशन को, फ्यूचर ऑन इंटरनेट की इस डिक्लेरेशन को लोग कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया है। बट कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनके द्वारा इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे नहीं साइन किया गया है, उसके पार्ट नहीं है। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, चाइना और रसिया, ये 3 ऐसे बड़े कंट्री हैं जो इस डिक्लेरेशन है, जो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है, उसके पार्ट नहीं हैं। अब यहाँ पे मेन एम क्या है इस डिक्लेरेशन का कि इंटरनेट को यहाँ पे ओपन रखना है, फ्री रखना है और न्यूट्रल रखना है। बट आप देखिए कि जो इंटरनेट शटडाउन है इंडिया के अंदर तो काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो इंटरनेट शटडाउन से पहले 29 समय उनको किया गया था 2020 के समय में, और 21 के समय में आपको 34 टाइम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कि कंट्री के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर इंटरनेट है उसको शटडाउन किया गया है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं, जिसके अंदर केरल का जो हाई कोर्ट है, उनके द्वारा समय समय पे माना गया है कि इंटरनेट शटडाउन है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का भी पार्ट माना था केरल हाई कोर्ट ने। हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके अलावा राइट टू कंडक्ट बिजनेस जो आर्टिकल 19 के अंदर ही एक पावर है, एक पार्ट है, तो उसका पार्ट हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा इंटरनेट को माना गया है। आप देखें कि आप प्रेजेंटली जो यूट्यूब के थ्रू अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो वो भी एक इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो डिजिटली ही ओनली एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उनका बिजनेस को जो कंडक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारी जो हमारी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनका जो डिलीवरी है, उनका जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यूपीआई है जिसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो वो भी आपको डिजिटल वे में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको स्टूडेंट्स जो डिजिटल ही कॉन्सेप्ट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट फिर भी आपको हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी बार जो इंटरनेट का जो शटडाउन है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के अगेंस्ट में डिफरेंट केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन है, बिजनेस है, एजुकेशन है, इन सब का पार्ट है, इन सब का इंटीग्रल पार्ट है राइट टू इंटरनेट, और इसी वजह से इनको शट डाउन करने की नहीं ज़रूरत है। आप देखें कि इससे काफ़ी सारा जो बिजनेस है वो यहाँ पे डिसबैलेंस होता है। इवन आफ्टर द कोविड-19 आपको देखने के लिए मिला है कि काफ़ी सारे जो बिजनेस है वो इंटरनेट के ऊपर ही शिफ्ट हुए हैं।
तो इंडिया के द्वारा टॉप किया गया है इंटरनेट के शटडाउन के अंदर पिछले साल के अंदर में। यहाँ पे एक साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में 2001 के समय एक कन्वेंशन है वो साइन किया गया था। उस कन्वेंशन को बोलते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन को इंडिया के द्वारा नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, इंडिया के द्वारा उसको नहीं साइन किया गया है अभी तक। और हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ओनली लीगली बाइंडिंग एक मल्टीलेटरल कन्वेंशन है जो साइबर क्राइम को डील करता है। साइबर क्राइम को डील करने के लिए ओनली यहाँ पे एकमात्र एक ऐसा कन्वेंशन है जो साइबर क्राइम को डील करने की बात की गई है। एक ओसाका ट्रैक है, जापान के अंदर एक सिटी है ओसाका, वहाँ पे एक समिट हुई थी। तो उसी समय में वहाँ पे ओसाका ट्रैक है वो लाया गया था। ओसाका ट्रैक भी बेसिकली जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में था और इंडिया ने उसका भी वहाँ पे विरोध किया था कि जो डाटा है उसको शेयर ना किया जाए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में। और ये ही आपको बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर इंडिया का मेन इसको रिजेक्ट करने का, मेन इसको रेटिफाई ना करने का जो रीज़न है, क्योंकि बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डाटा शेयरिंग का एक प्रोविज़न है, डाटा शेयरिंग का प्रोविज़न ये है कि इस कंट्री के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है तो उसकी इस एक्टिविटीज़ को यहाँ पे जो डाटा है उसको शेयर किया जाएगा दूसरे कंट्री के साथ में। तो इंडिया ने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट के रूप में इसको माना है इस प्रोविज़न को, और इसी वजह से इंडिया के द्वारा जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है वो नहीं साइन किया गया। आप देखिए कि सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हम जब प्रियम्बल को रीड करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व करना है, हमारे जो स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से डेवलप करना है कि स्टेट्स हमारे सोवरेन होने चाहिए, सोशलिस्ट होने चाहिए, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होने चाहिए। तो उसके अंदर सॉवरेनिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि नो बडी अबाउ अस, नो बडी कैन इंटरफेयर इन आवर रिलेशंस। तो इसी वजह से जो डाटा शेयरिंग का जो प्रोविज़न है उसको सॉवरेनिटी का एक इश्यू मानते हुए, हमारी संप्रभुता का एक इश्यू मानते हुए हमारे कंट्री के द्वारा जो ओनली लीगली बाइंडिंग एक मल्टीलेटरल जो कॉन्सेप्ट है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग में, उसको नहीं साइन किया गया है इंडिया के द्वारा। आपको यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन्स के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्टिविस्ट है, कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं, अनुराधा भसीन। अनुराधा भसीन के द्वारा एक केस है वो फाइल किया गया था 370 का, जब से वहाँ पे कश्मीर को बाइफरकेट किया गया और जो स्पेशल स्टेटस है उसको जब से हटाया गया था, तो वहाँ पे जो इंटरनेट का जो थ्रोटलिंग है, जो इंटरनेट की जो स्पीड कम कर दी गई थी, कुछ एरियाज़ के अंदर जो इंटरनेट बंद कर दिया गया था इवन 5 to 6 मंथ के आसपास। तो उस वजह से जो एक्टिविस्ट हैं अनुराधा भसीन, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है वो फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल करने के द्वारा ये केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इंटरनेट बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट नहीं है। आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू बिजनेस है उसका भी यहाँ पे पार्ट है, आर्टिकल 21 का भी पार्ट है जो राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 21 के बारे में जो केरला हाई कोर्ट है उसने यहाँ पे माना था कि जो राइट टू एजुकेशन है उसी के अंडर में एक इंटीग्रल पार्ट है इंटरनेट का होना, क्योंकि आजकल मोस्टली एजुकेशन जो इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंड है। हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है, किसी एरिया के अंदर बंद किया जाता है, तो ये सस्पेंशन जो गवर्न की जाती हैं वो आपको 2017 के ये जो रूल्स हैं टेलीकॉम सर्विस एंड पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स हैं 2017 के, ये रूल्स बेसिकली इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, जो आपको टेलीग्राफ एक्ट 1885 का जो आपको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के समय का देखने के लिए मिलता है। तो उस कॉलोनियल एरा के उस एक्ट को यहाँ पे रिवाइज करने के लिए 2017 के अंदर एक रूल लाए गए थे कि इंटरनेट को किस समय के लिए सस्पेंड करना है। अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन है तो 15 दिनों के लिए, एक बार के लिए, एक ही ऑर्डर के अंदर 15 दिन के लिए जो इंटरनेट है उसको शट डाउन किया जा सकता है किसी भी एक एरिया के अंदर। तो ये अनुराधा भसीन का जो केस है इंटरनेट शटडाउन की जो टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इसके जो प्रोविजंस है इनको आप गूगल करना स्टूडेंट, इनको आप ज़रूर से रीड करना। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर में जो पावर लेने का जो अधिकार है वो किसके पास है, क्या एक सेक्रेटरी रैंक का जो ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कौन यहाँ पे पावरफुल है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना।
इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के बारे में। ये काफ़ी बार न्यूज़ से है। स्पेशल कुछ स्टेट्स हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान भी सेकंड नंबर पे स्टेट है, वो इमर्ज हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पे इंटरनेट का जो शटडाउन है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरनेट शटडाउन के रिगार्डिंग में, या ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, जिसमें इंटरनेट को फ्री रखना है, ओपन रखना है और न्यूट्रल रखना है, उसके रिगार्डिंग में ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर के बारे में। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर बेसिकली वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है। वर्ल्ड बैंक के कुछ इंडिकेटर हैं जिसके अंदर गवर्नेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिया के द्वारा काफ़ी कम स्कोर किया गया है वर्ल्ड गवर्नेंस के जो ये इंडिकेटर हैं। ये टोटल 8 इंडिकेटर यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि गवर्नेंस के 6 टोटल इंडिकेटर हैं, जिन 6 इंडिकेटर्स के द्वारा जो गवर्नेंस है उसको यहाँ पे देखा जाता है। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी कितनी है, करप्शन को कंट्रोल कैसा किया जाता है किसी एक कंट्री के अंदर में, रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या वायलेंस या टेररिज्म का कितना एब्सेंस है, और रेगुलेटरी क्वालिटी कैसी है, और गवर्नमेंट का जो इफ़ेक्टिवनेस है। ये टोटल 6 ऐसे यहाँ पे इंडिकेटर हैं जिसके अंदर जो गवर्नेंस है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है कंट्रीज़ के अंदर में। तो इंडिया के द्वारा काफ़ी कम स्कोर किया गया वर्ल्ड बैंक के इस वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के अंदर में। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स की वर्ल्ड गवर्नेंस के ये जो इंडिकेटर हैं, इन इंडिकेटर्स के अंदर इंडिया के द्वारा काफ़ी कम स्कोर किया गया है बिटवीन द 1996 से लेकर 2000 के जिस पीरियड के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। आप देखिए कि हमने गवर्नेंस इंडिकेटर के अंदर देखा रूल ऑफ लॉ को, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक इंडिकेटर है। तो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर ही आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में देखने के लिए मिलता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इस इंडेक्स को निकाला जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है नाम, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम से जो एनजीओ है उसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने 2016 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसके अंदर उससे क्वेश्चन पूछा था। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा निकाला जाता है। इंडिया ने 150 जो रैंक है वो यहाँ पे अचीव की है। इंडिया की जो रैंक है वो 8 रैंक यहाँ पे डाउन गई है। इस इंडेक्स के अंदर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जर्नलिस्ट को, जो न्यूज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कैसी यहाँ पे जो फ्रीडम है उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। क्या जर्नलिस्ट को यहाँ पे एनएसए या ऐसे कोई जो पब्लिक सेफ्टी के जो एक्ट्स हैं वो तो नहीं लगाए गए हैं, सेडिशन का चार्ज तो नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 0 से 100 को जो इंडेक्स है उसके अंदर मार्किंग दी जाती है। 5 ऐसे इंडिकेटर हैं वो देखे जाते हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कैसा है, लीगल फ्रेमवर्क एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट कैसा है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट है, सेफ्टी है। तो इन सब 5 इंडिकेटर लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट एंड सेफ्टी ऑफ द डेट जर्नलिस्ट उस कंट्री के अंदर देखे जाते हैं इस 5 इंडिकेटर्स के ऊपर में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे डिक्रीज हुई है। उसके बिहाइंड में काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं कि आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले हों या हमारे जो कप्पन साहब हैं वो हों, तो उनको जेल के अंदर जो डाला गया उसके भी बिहाइंड में काफ़ी सारे और भी जो जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो केस हैं वो लगा के जेल में डाल दिया जाता है। तो वो सब आपको देखने के लिए मिलता है। उसकी वजह से जो प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो डिक्लाइन हुई है। नेक्स्ट टॉपिक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की है। आप देखिए गवर्नेंस के इंडिकेटर के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका अटेंशन है कि जैसे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आया करती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 10 इंडिकेटर हुआ करते थे और उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया ने जो अपनी रैंक है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया था कुछ साल के अंदर में। तो उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जैसे इंडिया ने अपनी रैंक को अचीव किया वैसा ही इंडिया अपनी जो रैंक है और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर अचीव करना चाहता है, उसके अंदर अपनी जो स्कोर है उसको बेटर करना चाहता है।
वर्ल्ड बैंक की ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया 2020 के समय में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी जो डाटा की रेगुलरिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिली। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया। अगर हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ये यूएस बेस एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, उसके द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको यहाँ पे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। इसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 77 रैंक है। 8 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्स है वो निकाला जाता है। टोटल 8 इंडिकेटर हैं। ओपन गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी कैसी है, क्रिमिनल सिस्टम कैसा है, फंडामेंटल राइट, ओपन गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ऐसे कुछ 8 यहाँ पे इंडिकेटर हैं जिनकी बात की गई है। आप इन इंडिकेटर्स के बारे में रीड करना। ये ओपन गवर्नमेंट शायद 2 बार लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में है। काफ़ी बार आपको ऐसे इस जो वीडियो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन सर जो हैं उनकी आवाज़ यूज़ की गई है कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में। तो ऐसी जो आवाज़ कभी कभी आपको देखने के लिए मिलती हैं कि काफ़ी सारे जो फ्रॉड्स हैं उनके अंदर भी उनकी आवाज़ लगा दी जाती है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि किसी भी एक सेलिब्रिटी का जो नाम है, इमेज है, वॉइस है, अगर उसको यूज़ किया जाता है और सेलिब्रिटी की जो यहाँ पे प्राइवेसी है उसको हार्म किया जाता है तो पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर माना है किसी भी एक सेलिब्रिटी का जो नाम है, इमेज है और वॉइस है उसको। पर्सनैलिटी राइट्स का काम ये है कि किसी भी एक पर्सन की जो राइट है वो उसको राइट टू प्राइवेसी के अंदर उनको सिक्योर किया गया है। वो उसकी प्राइवेसी के राइट्स है कि किसको उसको अपना जो नाम है वो देना है, कौन से एडवर्टाइजमेंट के अंदर देना है। और किसी के द्वारा अगर यहाँ पे यूज़ किया जाता है इन पर्सनैलिटी राइट्स को तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको इन पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है पर जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका नाम, वॉइस काफ़ी बार यूज़ की जाती है एक कॉमर्शियल वैल्यू को यहाँ पे गेन करने के लिए। तो विदाउट कंसेंट अगर यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है तो ये इसको एक ऑफेंस के रूप में माना गया है पर्सनैलिटी राइट्स को, क्योंकि ये यहाँ पे उस पर्सनैलिटी के प्राइवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्राइवेसी केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर में फंडामेंटल राइट है वो दे दी गई है 2017 के समय में आर्टिकल 21 के अंदर में। तो ये पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में था। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं या इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करना। ई गवर्नमेंट सर्वे 2022 के बारे में है। ई गवर्नमेंट सर्वे जिसको रिपोर्ट का जो यहाँ पे थीम रखा गया है फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट के रूप में। तो इस गवर्नमेंट सर्वे को यूएन का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स है उसके द्वारा निकाला जाता है। इसके अंदर में डिजिटल गवर्नमेंट लैंडस्केप को मेजर किया जाता है कि डिजिटल सेक्टर में किस तरीके से गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में है। तो ई गवर्नमेंट सर्वे किस सेक्टर से रिलेटेड है? डिजिटल गवर्नमेंट लैंडस्केप से रिलेटेड। इंडिया के द्वारा 105 जो रैंक है वो इसी इंडेक्स के, इसी सर्वे का एक इंडेक्स है ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अचीव की। और 61 रैंक है जो इंडियन ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स के अंदर में। तो पार्टिसिपेशन के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 61 है। और जो गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 105 आपको देखने के लिए मिलती है। डेनमार्क के द्वारा जो डेवलपमेंट इंडेक्स है गवर्नमेंट का उसके अंदर टॉप किया गया। जापान के द्वारा पार्टिसिपेशन इंडेक्स के अंदर टॉप किया गया। और ये ई गवर्नमेंट जो सर्वे है जिसके अंदर 2 इंडेक्स ई पार्टिसिपेशन वाला आपको देखने के लिए मिलता है और आपको ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स देखने के लिए मिलता है। ये यूएन का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर उसके द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट है वो दिया गया था 2015 के अंदर में कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जो गाइडलाइन है वो इशू की थी कि गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगा तो वो किस तरीके का होगा उसके बारे में। गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट में अंदर आपको बेसिकली जो फ़ोटो है उसकी बात की गई कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उनका जो सुप्रीम लीडर है
उनकी फ़ोटो यूज़ कर दी जाती थी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को डिलीवर किया गया था। ये जजमेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अपॉइंटेड एक कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बेस है। एन.आर. माधव मेनन कमेटी है और इस एन.आर. माधव मेनन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका ही फ़ोटो है उसको यूज़ किया जाए। जैसे कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है तो गवर्नर और सीएम की जो फ़ोटो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। सेंटर का है तो पीएम और प्रेसिडेंट की ही फ़ोटो आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर सीजीआई की फ़ोटो है वो भी यूज़ की जा सकती है। तो ओनली 5 ऐसी पोजीशंस हैं, 5 ऐसी पोस्ट हैं जिनको यहाँ पे बताया गया है कि इनकी फ़ोटो ही यूज़ की जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना जो सिंबल है, लोगो है एंड फ्लैग है उसको यहाँ पे नहीं यूज कर सकते गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट का अगर एडवर्टाइजमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे किसी भी एक पार्टी का जो लोगो है, सिंबल है, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है जो एन.आर. माधव मेनन कमेटी के ऊपर बेस हुआ करती थी। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक चेस की चैंपियनशिप है वो ऑर्गेनाइज की गई और वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो फ़ोटो है वो नहीं लगाई गई थी। तो वहाँ पे फ़ोटो लगाने के रिगार्डिंग में जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पे डायरेक्शंस हैं वो दी गई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट को। इसी वजह से ये गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्कशन था पार्ट सेकंड, पॉलिटी का जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ है उसका पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, ई गवर्नमेंट सर्वे है जो यूएन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द सोशल अफेयर है उसके द्वारा निकाला जाता है। 2 इसके अंदर इंडेक्स हैं। पर्सनैलिटी राइट्स, किसी भी एक फेमस पर्सनैलिटी की जो आवाज़ है, जो उनकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, उनको अगर यूज़ किया जाता है, उनका अगर वायलेशन है तो वो बेसिकली उसको एक ऑफेंस के रूप में माना गया है। उनकी विदाउट कंसेंट उनकी जो ये पर्सनैलिटी राइट्स है उनका यूज़ नहीं हो सकता किसी के द्वारा भी। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। गवर्नमेंट का टारगेट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह यहाँ पे भी अपना जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करे, स्कोर को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको निकाला जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। इंडिया की जो रैंक है वो 77 यहाँ पे आई है और 8 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक है वो डिक्लाइन हुई है, 150 रैंक इंडिया ने अचीव की है। यहाँ पे 5 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको देखा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये निकाला जाता है। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर डिजिटल सेक्टर के अंदर गवर्नेंस को यहाँ पे इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में है। ऐसे कुछ हमारे 6 डायमेंशन जिनके अंदर जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, तो उसी के रिगार्डिंग में है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर। ये वर्ल्ड बैंक का है बेसिकली। यहाँ पे हमने इंटरनेट के लिए जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया। मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जिसको कि यूएन का जो वर्ल्ड समिट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, उसमें अवार्ड मिला है, उसके बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर मेघालय को 2030 में जो यहाँ पे हाई इनकम स्टेट है वो बनाना है। और कैपेसिटी बिल्डिंग के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे मिशन कर्मयोगी है, आरंभ इनिशिएटिव है, लेटरल एंट्री है और हमारे जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसके अंदर हमने जो रैपिड रिवीजन सीरीज का, जिसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उनको डिस्कस किया है। उसके इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे स्टैटिक पार्ट है उसको भी रिवाइज किया है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम और क्लास आपके लिए अपलोड करेंगे। आप कंटिन्यू अपनी स्टडी है उसको करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।